हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन की एक टारगेट सीरीज़, जिसमें मैं आपको 4 पार्ट में करा रहा हूँ। पर पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे और इन 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाएगा। तो इससे हमारा आईपीसी सीआरपीसी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्न क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। तो अब कथन पहला कह रहा है कि धारा 122 में क्या कहा गया भारतीय दंड संहिता में, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना या लोग इत्यादि जुटाना, भीड़ इकट्ठा करना। सेंटेंस बी क्या कह रहा है, धारा 194 क्या कहती है, ऐसे झूठे सबूत गणना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो इसमें से किसको मृत्यु दंड मिलेगी, जो धारा 122 का काम कर रहा है उसे, या फिर जो धारा 194 का काम कर रहा है उसे, या फिर दोनों को। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है ए और बी दोनों नहीं, ए और बी दोनों, या फिर सिर्फ बी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि ये लास्ट वाला जो धारा है 194 का है, इसमें आपको मृत्यु दंड की सज़ा होगी। लेकिन धारा जो पिछला बताया हुआ है 122, धारा 122 जो बताया हुआ है, इसमें आपको 10 साल की कारावास होती है। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 194 के अनुसार ऐसे झूठे साक्ष्य गणना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। अतः केवल कथन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। किसके लिए, युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेषण के लिए, राजद्रोह के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे किसके लिए दंड दिया जाएगा, राजद्रोह फैलाने के लिए। किसके लिए, राजद्रोह फैलाने के लिए। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क राजद्रोह को परिभाषित करती है। कौन सी, 124 क राजद्रोह को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, अन्यथा भारत की विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास में जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब या तो जेल हो जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं। 7, 5, 10, 6। तो 5 व्यक्ति से ज़्यादा जब होंगे, जैसे धारा 144 लगी हुई है कहीं पे, तो वहाँ पे अगर 5 व्यक्ति से ज़्यादा होंगे तो उनके भीड़ को क्या कहेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने सकते हैं। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। मतलब या तो वो नंबर 5 होना चाहिए या फिर 5 से ज़्यादा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किस अपराध के अंतर्गत आता है। किसके, पीछा करने के, या आतंक करने के, या बलवा, या विद्रोह। तो ये ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, बलवा के उसमें आता है 146 के अनुसार। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब भी कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके द्वारा किसी
सदस्य द्वारा ऐसे जमाव को सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, किसका बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है देख रहे हैं ना, यूपीएसआई में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलवा के दोषी को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, केवल जुर्माना द्वारा। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, 2 वर्ष। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिस दोनों में से मतलब कि या तो वो सश्रम होगा या फिर सादा, ठीक है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, केवल जुर्माना नहीं कह सकते हैं, केवल सज़ा भी नहीं कह सकते हैं, और छोटी सज़ा नहीं होगी। 2 वर्ष का कारावास होगा उसके लिए, प्लस में जुर्माना हो जाए, मतलब ऑप्शन डी फिर जुड़ जाए केवल हटके, तो माना जाएगा कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, 4, 5, 10। तो जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, मतलब भीड़ ना हो, तो 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 5 व्यक्ति या फिर उससे कम होंगे तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए माना जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्राइब क्या किया हुआ है। विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। मतलब जब विधि विरुद्ध की बात होगी तो 5 या 5 से अधिक होंगे, लेकिन जब सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना होगा तो कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है 154, धारा 153 क, धारा 153 ख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा 153 ख में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता में बताया गया है धारा 153 ख में। देखिए इसमें डिस्क्राइब बढ़िया से किया हुआ है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में वर्णित है, जबकि धारा 153 क में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन, सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या फिर अधिभोगी, मतलब जो आधा दायित्व रखता है, मतलब जैसे किराएदार का उल्लेख है, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दंड संहिता की कौन सी धारा, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो धारा 159, धारा 160, धारा 161, धारा 148। तो कौन सी धारा इसको परिभाषित करती है दंगा को? धारा 159। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया, जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड, धारा 161 खत्म हो चुका है, और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध के अंतर्गत आता है। किस अपराध के अंतर्गत आता है? 182 भारतीय दंड संहिता, या फिर 184 भारतीय दंड संहिता, या 186 भारतीय दंड संहिता, या 188 भारतीय दंड संहिता, ये धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन होगा। धारा 186 भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक के कृत्यों, लोक सेवक उसे बोलते हैं जो कि सरकारी आदमी हो, कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, दोनों में से मतलब सश्रम या फिर सादा, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 181 में, धारा 182 में, 191 में, 192 में। तो मिथ्या साक्ष्य बताया गया धारा 191 में। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है। मतलब इसकी परिभाषा, जो मिथ्या साक्ष्य की परिभाषा है वो 191 में है, लेकिन 192 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य को गढ़ने के लिए परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो मंथन होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराध से संबंधित है? अध्याय 16वां, अध्याय 27वां, अध्याय 24वां या अध्याय 14वां। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न के लिए ये क्वेश्चन आते हैं कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाए, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 16वां हुआ, ये हुआ 27वां, ये हुआ 24वां, ये हुआ 14वां, अध्याय 14वां। तो अध्याय 14वें में क्या लिखा गया है, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है, अध्याय 14वां। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14वां वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। अध्याय 16वां मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। अध्याय 27वां संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अध्याय 24वां कोई अध्याय नहीं है। अंतिम अध्याय ये है, मतलब 23 अध्याय। अंतिम अध्याय कौन सा है, 23 अध्याय। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे ये एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब 23 के आगे अध्याय ही नहीं है तो ये अध्याय कहाँ से आ गया इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय? धारा 228, धारा 228 क, धारा 376 क, धारा 376 ख। तो जो बलात्संग का जो पीड़ित है वो धारा 228 क के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 क बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने के को दंडनीय घोषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आप समझिए, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें जो पीड़ित होता है उसका परिचय नहीं दिया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा अगर निकलता भी है तो पेपर वगैरह में तो लिखा रहता है परिवर्तित नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या के में अंतर स्पष्ट किया गया? आपराधिक मानववध और हत्या। आर बनाम डंडले व स्टीफन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, के एम नानावती बनाम मुंबई राज्य, रेग बनाम गोविंदा। तो कौन से में दिया गया है? रेग बनाम गोविंदा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानववध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे। कौन थे? मेलविल जज जो थे वो न्यायाधीश थे इस मामले में। क्वेश्चन नंबर 39। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। विकृत चित्तता के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में, कूट रचना के संबंध में, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। तो किसमें? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत्यु दंड विरले में विरलतम अपराधों में ही देना चाहिए। अभी निर्धारित
किया गया था, किसमें अभिनिर्धारित किया गया था? मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराध हो, मतलब यूनिक से यूनिक में ही दिया जाना चाहिए। तो वो किसमें आत्मनिर्धारित निर्धारित किया गया था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, टीवी वथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम MK एंथोनी में। तो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। मृत्युदंड यूनिक से यूनिक केस में देना चाहिए। इसके लिए पढ़िए, प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित है। इस वाद में यह धारित किया गया है कि मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो वो कौन थे? PM ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो कौन से वो थे ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। कौन थे? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ये कुछ केसेस हो जाते हैं जो कि यूनिक होते हैं, जो IPC में, इंडियन पिनल कोड या फिर CRPC में क्या बदलाव कर देते हैं, इनकी धाराओं को निरस्त कर देते हैं या फिर उनमें सुधार कर देते हैं। तो इसलिए ये कुछ मामले जो होते हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एज अ क्वेश्चन इनको थोड़ा सा ही समझा जा सकता है, तो इसके लिए आप क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया। धारा 303 में प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, ये सीधे सीधे धारा 303 में प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, मतलब कोई भी आदमी है जो आजीवन कारावास झेल रहा है, अगर वो किसी की मृत्यु कर देता है तो उसे भी मृत्यु दंड प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के वाद में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चन जो है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा और इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न करने के लिए या फिर आपको चेक करने के लिए बहुत पर्याप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है 378 में, 391 में, 380 में, 396 में। 378 में चोरी परिभाषित किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 378 के अधीन चोरी परिभाषित है भारतीय दंड संहिता में, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है तो वो चोरी करता है। ठीक है, मतलब कोई किसी का प्रोडक्ट उठा लेता है बिना उसकी अथॉरिटी के, तो उसे क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है कौन से ऑप्शन में? धारा 378 में, धारा 383 में, धारा 390 में, धारा 391। तो किस में है? धारा 390 में क्या है? भारतीय दंड संहिता में लूट को समझाया गया है। भारतीय दंड संहिता में लूट को समझाया गया है। लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। अब आप यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। 390 में लूट, 378 में चोरी, 383 में उद्यापन और 391 में डकैती। तो ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन ये आपके डिस्क्रिप्शन से तैयार हुए और 390 ये तो क्वेश्चन था ही। ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चोरी, उद्यापन, छल, चोरी या उद्यापन। तो चोरी या उद्यापन करना ही क्या हुआ? डकैती के अपराध में आएगा।
इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 391 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी का उद्यापन का उग्र रूप है। चोरी या उद्यापन का उग्र रूप क्या है, लूट है। अतः डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों ही सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता किस धारा में होगा? मतलब अगर कोई भी आपको मारता है तो उससे आप सुरक्षा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी धारा उसमें लगेगी? तो धारा 97, धारा 98, धारा 100, धारा 96। तो धारा 97 आपको क्या देती है, सुरक्षा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृत चित्र आदि हो, जो पागल हो मतलब। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा करने में, उपरोक्त सभी में। तो आत्मरक्षा का अधिकार किस में नहीं होगा? जब आप लोक सेवक किसी भी सरकारी आदमी को काम करने से आप रोकेंगे तो उसमें आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बाकी सब में आपको आत्मरक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्याययुत न भी हो। मतलब कि अगर आप किसी भी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालते हैं, उसके काम को करने से दिक्कत देते हैं और उस वक्त आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लोक सेवक को दंड मिलेगा। रीज़न ये है कि उसके कार्य में आप बाधा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसा कोई कार्य या प्रयत्न लोक सेवक के निर्देश में किया जाता है तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। बीच में कुछ 2 से 3 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन ये छोड़ दिया हूँ। ये 41 से लेके उसके बाद में डायरेक्ट 46 पे आ गया हूँ। रीज़न ये था कि कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में जो थे वो रिपीट हो गए हैं, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ 75 से लेके 51 से लेके 75 तक। ठीक है, तो वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिन्हें नीड है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखने की कोशिश किया करिए।